Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. तो आज करने वाले हैं हम अपना पार्ट 2 जिसमें हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग का आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जहाँ पे हमने कंसेप्ट देखा था, स्टाफिंग का प्रोसेस देखा था, इंपॉर्टेंस, नीड्स, एडवांटेजेस देखे थे। अब जो हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देखेंगे स्टाफिंग के। जैसे आपको पता है कि आपके 3 कंपोनेंट होते हैं स्टाफिंग के। पहला होता है रिक्रूटमेंट, सेकंड होता है सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज द ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में आप लोग देखोगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन आएगा जहाँ पे उसका प्रोसेस देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग आएगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं और उनकी क्या टेक्निक्स रहेंगी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग के साथ। अभी आपने स्टाफिंग का मीनिंग देख लिया क्या था। अब कंपोनेंट्स में आपको बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इन तीनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी स्टाफिंग बनती है। क्या कंपोनेंट्स में अगर हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग को प्लस कर दें इन सबको, इट मींस इन सबको मिला दिया जाए तो हमारा स्टाफिंग बन जाता है। ठीक है, अब होगा कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा रिक्रूटमेंट। आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि रिक्रूटमेंट होता है जहां पे आप लोगों की हायरिंग करते हो। ठीक है, आप देखते हो, आप मेथड्स देखते हो कि कैसे आपके पास एम्प्लॉयज आएंगे। आपके पास 2 सोर्स है रिक्रूटमेंट के। सबसे पहले आता है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मींस जब आप अपने एम्प्लॉयज में से ही कोई सेलेक्ट करते हो, किसी को प्रमोट कर देते हो, किसी को ट्रांसफर दे देते हो, वो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है। जो आपकी सेकेंड टाइप रहती है वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप बाहर से लोगों को बुलाते हो। ठीक है, बाहर से आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं, आप उनके सीवीज में से आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The vacant job positions are filled by using the existing employees। कह रहे जो हमारी जॉब खाली है ना, जो पोस्ट हमारी खाली है उसको फिल करने के लिए जो हमारे पास पहले से एम्प्लॉयज हैं उन्हीं में से किसी को रख लेते हैं, हमें किसी बाहर वाले को बुलाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हुआ? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, बाहर से भी तो बुला सकते हैं। तो हम कहते हैं भाई हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, क्योंकि अगर उनको पता है काम अच्छा करेंगे तो क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा और कंपनी को भी फायदा होगा। क्यों? कंपनी को फायदा कैसे होगा? कि उनको कम पैसा लगाना पड़ेगा जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उन पे। ठीक है, देखो अभी जो आपके पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको तो पता है कि काम कैसे होता है, उनको ट्रेनिंग देने की नीड ही नहीं है। बट यही अगर आपके नए एम्प्लॉयज आएंगे, ठीक है, नए कैंडिडेट्स आएंगे, नए की हायरिंग करोगे तो आपको उनको टाइमली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। The employees are already familiar with the rules and regulations of the organization। जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स हैं, ठीक है, क्या रेगुलेशंस हैं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि वो पहले से फैमिलियर होंगे। तो इसलिए हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं। इससे क्या होगा? जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। करेक्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं मेथड्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब आपकी 2 टाइप्स आती हैं। देखो आती तो 3 है बट स्टिल ऑलमोस्ट 2 प्रेफर करी जाती है क्योंकि बहुत ही रेयर होता है जो थर्ड वन यूज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं ना, उनकी जो प्रोफाइल रहेगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, जो उनके पास अथॉरिटी है, जो पावर है वो भी सेम रहेगी। बस उनका क्या करते हैं कि जहां वो काम करे ना उनकी वो जगह चेंज कर दी जाती है। ठीक है, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिर्फ ट्रांसफर करा जाता है। देयर इज नो चेंज इन द कंपेंसेशन लेवल। ना ही उनका कंपेंसेशन का लेवल चेंज किया जाता है और ना ही उनकी अथॉरिटी चेंज करी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। मतलब जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उस पोस्ट से उनको एक रैंक ऊपर हम अथॉरिटी दे देते हैं। ठीक है, रोल उनका इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे उनकी जो अथॉरिटी लेवल है वो इंक्रीज होती है, रैंक इंक्रीज होता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी इंप्रूव कर दी जाती है। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है स्टाफिंग का तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले पार्ट 1 देखना, तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। ठीक है, अब मैंने आपको मेथड्स में क्या बोला, आपने क्या देखे? 2 टाइप होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। जिसकी मैं आपकी थर्ड बात कर रही हूँ वो होता है डिमोशन। डिमोशन का मतलब होता है जब हम एम्प्लॉय को डिमोट करते हैं। मतलब अगर मान लो कोई बच्चा अच्छा काम नहीं करता तो टीचर क्या करती है? उसको कहती है ना, मैं तेरे को
इससे पहले वाली क्लास में भेज दूंगी, या मैं प्रमोट नहीं करूंगी, तो वो डिमोट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के कैंडिडेट्स आते हैं जो जॉब वैकेंट है उसको फिल करने के लिए, वो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लो। अभी आप कहोगे मैम आपने तो इंटरनल में भी बताया था कि इंटरनल भी बहुत अच्छा होता है, अब एक्सटर्नल भी बेस्ट है। भाई दोनों चीजें अपनी तरह से बेस्ट है। एडवांटेजेस देते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कि कह रहे फ्रेश टैलेंट आएगा, ठीक है, जो आपके पास एम्प्लॉयज है वो तो है ना, आपको फ्रेश टैलेंट भी तो चाहिए, आपके पास वाइडर चॉइस है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे सीवीज हैं, उनमें से जो परफेक्ट लगता है उसको रख लेंगे। थर्ड आता है क्वालिफाइड पर्सनल, कि आपको और एजुकेटेड लोग मिलेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, कह रहे हैं जो आजकल के बच्चे हैं ना उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा उससे हमारे पास जो स्टाफ आएगा वो उसको नॉलेज अच्छी होगी, क्वालिफाइड होगा, ठीक है, लेटेस्ट टैलेंट होगा, मतलब जिसको नॉलेज ज्यादा होगी टेक्नोलॉजी की। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लोगों में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, पुराने एम्प्लॉयज है उनमें। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब क्या क्या तरीके हैं आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। सबसे पहले आपको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या आता है कि जैसे फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज के बाहर वो बोर्ड लिखा होता है ना, आवश्यकता है टाइप वाला, ठीक है, एक पोस्टर लगा होता है कि इतने एम्प्लॉयज की नीड है या हमें इतनी लेबर चाहिए, तो वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, कह रहे अगर मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, एक कंपनी है, वहां पे ना बहुत सारे लोग थे, वो सीवी देने गए, उन्होंने सीवी दे दिया, ठीक है, उन्होंने जब सीवी दिया था ना तब उनको नीड नहीं थी उस कंपनी को एम्प्लॉयज की, तो वो क्या करते हैं उन सीवीज को ना एक फोल्डर में रख लेते हैं, जब उनको नीड पड़ती है कि हाँ अब मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, तो उस टाइम पे उनको कॉल करके बुला लिया जाता है, वो आपका कैजुअल कॉलर आता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की जाती है न्यूज़पेपर्स में, आपने देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स आती हैं, इतनी सारी जॉब वैकेंसीज आती हैं, वो एडवर्टाइजिंग में आती है। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में आपको पता होगा कि जैसे आप 12th कर लोगे ना, उसके बाद जब आप कंपनीज जब आप कॉलेजेस में जाते हो, तो वहां पे जब आपका एडमिशन का टाइम होता है ना, तो आप बच्चे उनसे पूछते हो कि प्लेसमेंट्स कैसी मिलेंगी, मतलब कि जो कंपनीज होती है ना वो कॉलेजेस में खुद से जाती हैं फ्रेश टैलेंट को ढूंढने के लिए, ठीक है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है जब कंपनीज कॉलेज से ही बच्चों को हायर कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज। लाइक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ना, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हीं को ये बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारी नोन में कोई है जो जॉब करना चाहता है, जिसकी क्वालिफिकेशन वो हो, ठीक है, हम आज से रिलेट करती हो, तो वो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज रख रखी है, वहां भी उनको बता देते हैं कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो एजेंसीज क्या करती हैं, जो है वो निकालती हैं, ठीक है, नई नई जॉब्स लेके आती है आपके लिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट आती है प्लेसमेंट एजेंसीज। ये कौन सी होती है, ये प्राइवेट एजेंसीज होती है जो प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब लेने में आपकी हेल्प करती है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लेबर को हायर करते हैं, पर डे के अकॉर्डिंगली उनको वेजेस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन। फर्स्ट आपका कंपोनेंट हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट आपने कौन सा देख लिया, रिक्रूटमेंट देख लिया। रिक्रूटमेंट की आपने दो टाइप देख ली, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जिसमें आपने उसके मेथड देख लिए थे कि एक्सटर्नल में आपके 10 मेथड्स आते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। अब देखो आपसे ना कभी कभार ये पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव है लेकिन जो आपका सिलेक्शन है वो नेगेटिव में आ जाता है, ऐसा क्यों। तो एक बार देखते हैं सिलेक्शन क्या होता है। कह रहे सिलेक्शन मतलब अब जो आपके पास सीवीज आ गए, इंटरनल एक्सटर्नल की हेल्प से जो जो आपके पास सीवीज आए हैं उनमें से आप बेस्ट सीवीज को सिलेक्ट करते हो। इट मीन्स अगर मान लो आपके पास 10 सीवी आए थे ना, उन 10 सीवीज में से अब आप कुछ 8 सेलेक्ट करोगे, ठीक है, 8 सीवीज सेलेक्ट करोगे जिनको आपको सेलेक्ट करना है या फिर जिनका आप इंटरव्यू लोगे, वो सारा आपका सिलेक्शन में आता है। Selection can be defined as the discovery most promising and the most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. Selection एक प्रोसेस होता है जहां पे हम देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय सुटेबल है मेरी पोस्ट के लिए। एट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट फंक्शन, जब आप रिक्रूटमेंट फंक्शन में सीवीज को सिलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से आप स्क्रीनिंग करते हो उन एप्लीकेशंस का। यही बोला ना, जो सीवीज आए उनमें से 10 में से आपने 8 का सिलेक्शन कर लिया।
अब जो 8 का सिलेक्शन करा इट मीन्स आपने 2 निकाल भी तो दिए ना। जो आपने रिजेक्शन किया इट मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव प्रोसेस ही तो हुआ, करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं जो रिक्रूटमेंट है वो आपका पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पे आप किन्हीं लोगों को रखते हो, आप सबको तो नहीं रख सकते, तो आप कुछ ही लोगों को रखते हो, ठीक है। अब प्रोसेस देख लेते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग होती है, आपके पास ना कुछ क्या बोलते हैं सीवीज आते हैं, आप उनकी स्क्रीनिंग करते हो कि आपके लिए कौन सा एम्प्लॉय सही रहेगा, ठीक है। उनका आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो, आईक्यू टेस्ट लेते हो, ये सारे टेस्ट लेने के बाद आप उनका इंटरव्यू लेते हो, ठीक है। जब आपने देख लिया, उनके टेस्ट ले लिया, आईक्यू लेवल सब चेक कर लिया, तो अब उनका इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू लेता है ना वो या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, या फिर एचआर होता है, या फिर दोनों मिलके लेते हैं। एचआर होता है वो बहुत ही कॉमन बेसिक से क्वेश्चंस पूछता है, और जो आपका एचओडी होता है डिपार्टमेंट का, वो उनसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ये देखते हैं कि आपने किस फील्ड में पहले काम किया था, कि जो आपको पोस्ट फिल करनी है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना भी आता है या नहीं आता। नेक्स्ट आता है चेकिंग द रेफरेंस एंड द बैकग्राउंड। चलो आपने इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपने 6-7 जैसे 10 लोगों का था, 10 में से 8 की आपने स्क्रीनिंग करी, ठीक है, उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेके आपको 6 लोग लगा कि हाँ ये हमारी जॉब के लिए ठीक है। उन 6 में से भी आपने उनका बैकग्राउंड चेक करा, ठीक है, कि क्या ये लोग हमारे लिए ठीक है। तो आपने जब बैकग्राउंड चेक करा, आपको पता चला कि किसी ने पिछली कंपनी में अच्छे से काम नहीं करा था इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई हो गई थी इसलिए उसको हटा दिया गया। तो आपने देखा कि जो बेस्ट कैंडिडेट्स थे जो आगे और काम करना चाहते हैं, करेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो आपने वो कैंडिडेट्स को हायर करा जिनको लगा कि हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए। उनका बैकग्राउंड चेक करा, पिछली कंपनी से बात करी कि उन्होंने वहां से क्यों छोड़ा, ठीक है। वो क्या होता है आपका चेकिंग द रेफरेंस एंड द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये 5 लोग है ना ये ठीक है मेरे लिए। इन 5 लोगों का मैं सिलेक्शन करती हूँ। उनका सिलेक्शन करने के बाद जैसे मान लो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में आपको चाहिए, तो आपने उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हो। मेडिकल टेस्ट लाइक कि उनको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आईसाइट ठीक है या नहीं है। तो जब आप उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसके बाद कुछ 3 कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल सही लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनको कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी तरह की बीमारी नहीं है, तो आप उनको सिलेक्ट करते हो। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप उनको जॉब ऑफर करते हो, ठीक है, कि हम आपको इतना पे स्केल देंगे, आपकी टाइमिंग्स ये रहेंगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हो। अब इन 3 में से सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जिनको आपका कॉन्ट्रैक्ट सही लगता है, जो आप उनको ऑफर करते हो, जो स्केल आप उनको दे रहे हो उनको वो सही लगता है, तो वो आपको यस कर देंगे। और अगर मान लो 2 में से भी कोई एक है जिसको लगा कि नहीं यार टाइमिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं तो इस टाइम से पहले जाना चाहता हूँ, या मुझे जो सैलरी दे रहे हैं मेरे को उससे ज्यादा चाहिए, तो ऐसे भी आपके कैंडिडेट्स होंगे। तो जो कैंडिडेट आपके ऑफर पे यस कर देता है आप उसी को ही रख लेते हो, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 हो, ठीक है। इस तरह से आपकी हायरिंग होती है। अब नेक्स्ट आता है आपका यही देख लो प्रोसेस था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बताई जहाँ पे आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, आप वहां पे चेक करते हो कि हाँ उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयज चाहिए वैसे है या नहीं है। फिर उनका सिलेक्शन टेस्ट होता है जहाँ पे आप उनका आईक्यू लेवल चेक करते हो, एप्टीट्यूड चेक करते हो, पर्सनालिटी चेक करते हो, ट्रेड देखते हो, इंटरेस्ट टेस्ट देखते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय इंटरव्यू, जहाँ पे एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे आपके एचओडी और डिपार्टमेंट हेड होते हैं। उसके बाद उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है कि आप पहले काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ठीक है, आपके करेक्टर की डिटेल्स ली जाती है। फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, आप बिल्कुल ही प्रिपेयर होते हो कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, लाइक मेडिकल टेस्ट होता है, जहाँ पे देखते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आप सुटेबल रहोगे या नहीं रहोगे। उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर, जहाँ पे आपकी सैलरी, आपकी रूल्स रेगुलेशन बताई जाती है। अगर आपको वो ओके लगता है तो आप उसके लिए यस करते हो, अगर नहीं लगता तो नहीं करते। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जहाँ पे आप साइन करते हो कि आपको सारी कंडीशन, सारे नॉर्म, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई हैं और आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। आपका थर्ड कंपोनेंट जो आता है वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब एम्प्लॉयज को सिखाना, ठीक है, कुछ स्किल्स देना जिसके अकॉर्डिंगली वो इजीली काम कर सके, जो उनकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर सके। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर द ट्रेनिंग, जब आपने लोगों की हायरिंग कर ली, सिलेक्ट कर लिया, अब उनको ट्रेनिंग देते हो, किस लिए देते हो, ताकि जो काम है वो अच्छे से कर सके, दैट्स इट। अब डेवलपमेंट होता है, आप कहोगे मैम ये दो वर्ड तो इकट्ठे होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है सिर्फ आपको वो स्किल्स प्रोवाइड कर देना जहां पे आप इजीली काम कर सको, और डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो गई, ठीक है, सक्सेस एक एम्प्लॉय का प्लस ऑर्गेनाइजेशन के साथ का। अब कह रहे हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम एम्प्लॉयज को क्यों दे रहे हैं यार, खर्चा क्यों बढ़ाना, जब हमने उनकी हायरिंग करी थी, उनकी क्वालिफिकेशन देखी तो थी, उनके स्किल्स देखे तो थे, अब उनकी क्या नीड है हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। तो कहते हैं रिड्यूसिंग द लर्निंग टाइम। एक होता है ट्रेनिंग देके एम्प्लॉय को सिखाना, ठीक है, स्पेसिफिक बताना आपको ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो इजीली सीख जाएगा। और वहीं जब आप उसको कहोगे कि काम करते करते सीखना, तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अपने टाइम को रिड्यूस करना कि वो जल्दी काम सीख जाए, तो इसलिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो कहते हैं ट्रेनिंग देने से क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी, अच्छे से काम करेगा, एटीट्यूड फॉर्मेशन होगी। अगर आपको काम करना नहीं आता है तो आप ना सबसे नजरें चुराओगे, आप ज्यादा बात ही नहीं करोगे, आप बता ही नहीं पाओगे अपनी बात को। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से ये भी होगा कि एक एटीट्यूड फॉर्म होगा कि हाँ मुझे काम आता है, मैंने ये काम किया। करेक्ट। नेक्स्ट ये थे हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जिनको टैकल करना होता है, तो ट्रेनिंग के टाइम पे हमें सिखाया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसका सॉल्यूशन ये होगा, तो इसलिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजेस, जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, या फिर जो नया एम्प्लॉय आता है, नई कंपनी में आता है, तो उसको ट्रेनिंग देते हैं कि ये चेंजेस हैं, पहले जहाँ काम करते थे वहां ऐसा काम नहीं होता था, यहाँ पे ऐसा काम होता है, तो वो चेंजेस वो इजिली अडॉप्ट कर सके, इसलिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग ना दो तरह से दी जाती है, या तो ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है या फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। कैसे देते हैं, ऑन जॉब देते हैं और ऑफ जॉब ट्रेनिंग देते हैं। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब हम काम करते करते एम्प्लॉय को सिखाते हैं, ठीक है। ऑन जॉब में दिख रहा है ना, ऑन का मतलब ही क्या है कि काम करते करते सीखेगा, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जब वो अपने कलीग्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ रह रह के काम कर करके काम सीख जाता है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी ना तीन टाइप की होती है, एक होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एक होती है इंटर्नशिप, और एक होती है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी क्या बोलती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहती है कि जब आप काम करते हो ना, मतलब कि आपको एक हेड दे दिया, वो पहले आपको काम करके दिखाता है, जब वो आपको काम करके दिखाता है, धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, अच्छा तू ये काम कर ले, ठीक है, फिर धीरे धीरे और काम दिया जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपको काम करके दिखा रहा था, एट द एंड वो आपको कह देता है कि ये काम तेरा है और तुझे ये काम करना है, और काम सही से हुआ है या नहीं हुआ वो आपका सुपरवाइजर देखता है, वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गई। इंटर्नशिप होती है कि मान लो जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका थर्ड ईयर होता है ना, तो वहां पे आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, कि आपको एक कंपनी में भेजा जाता है कि जो आपने सीखा, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा वो अब आप अप्लाई करते हो कंपनी में जाके कि हाँ काम ऐसे होता है। फिर आती है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे लोग हैं, तो ये सब आपका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में आता है। देखो अप्रेंटिसशिप में क्या बोला, दिस मेथड इन्वॉल्व द लर्निंग अ ट्रेड और स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन होता है, उसके अंडर रह के आप काम करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और धीरे प्रैक्टिस करते रहते हो, और टास्क धीरे धीरे करना सीख जाते हो। कोचिंग भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अ मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और द सुपरवाइजर्स प्रोवाइड द गाइडेंस, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपने काम ऐसे करना है, और आगे भी फीडबैक दिया जाता है कि आपने काम कैसा किया। इंटर्नशिप मतलब कि ऑफर करा जाता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आपके सब्जेक्ट में कैसे काम किया जाता है। जॉब रोटेशन भी होती है, ठीक है। जॉब रोटेशन मतलब अगर मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो एक दिन आपको कैश पे बिठा दिया गया, ठीक है, एक दिन आपको कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए बोल दिया गया, तो इट मीन जॉब है उसको रोटेट करते रहते, कभी किसको बिठा दिया कभी किसको बिठा दिया। नेक्स्ट आती है आपकी ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग मतलब कि आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी 12th में ना बस आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रखा है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है, ठीक है,
ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके लिए ना डमीज वाली मशीनरी बनाई जाती है, जहां पे आपको सिखाया जाता है डमी के थ्रू कि काम कैसे होता है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो आप कैसे काम करोगे, तो उसके लिए आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है। एक होता है आपका क्लासरूम लेक्चर। क्लासरूम लेक्चर में क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और उनको सिखाया जाता है। इट मीन जो नए एम्प्लॉयज है, नए कैंडिडेट्स हैं, वो बैठे होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हर सिचुएशन के बारे में समझाया जाता है। केस स्टडीज भी होती हैं कि उनको बताते हैं ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी तो आप उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, तो वो स्किल्स उनमें डेवलप करे जाते हैं। रोल प्ले करके भी होता है कि उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, आपस में बात करो, रोल प्ले करो कि काम कैसे होगा। ये था आपका ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, यही था आज की वीडियो में, जहां पे मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया। रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग हो गया आपका, ठीक है, रिक्रूटमेंट आ गया, सिलेक्शन आ गया, और आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।